देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हमारी इस खास पेशकश में आप सभी लोगों से मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि क्या तेंदुआ अपने ऊपर से जो धब्बे हैं वो हटा सकता है? नहीं। लेकिन जिस तेंदुए की हम बात कर रहे हैं वो तेंदुआ है चीन। वो अपने ऊपर जो धब्बे लगे उनको कभी नहीं हटा सकता, क्योंकि चीन पर अब यकीन कोई नहीं कर सकता। यह कंफर्म हो चुका है। चीन ने अपने तंबू उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। हम 72 घंटे दे रहे हैं, लेकिन 3 दिन में तीसरा बड़ा युद्ध अभ्यास है और उसकी तस्वीरें आपके सामने। शुरुआत इससे करते हैं, ध्यान से देखें अपनी स्क्रीन पर। देखा आपने, हम तैयार हैं। इस वक्त हमारे जितने खास मेहमान हैं वो भी हमारे साथ तैयार हैं, क्योंकि आज एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है कि अब भारत की आगे की रणनीति क्या होगी और जो भाग रहा है चीन, इस पे कितना यकीन करें। मेरे साथ शुरुआत करता हूं, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं। सर वेलकम वंस अगेन, स्वागत है आपका। बहुत कुछ सीखना है आज आपसे और रणनीतिक स्तर पर। मेरे साथ एसडी मुनि सर हैं। सर आपका भी स्वागत है एक बार फिर से। और आपसे हम समझना चाहेंगे कि आगे हमारी जो रणनीति है उसमें कॉम्प्लेसेंसी वो कितना बड़ा खतरा है, ये मैं जानना चाहूंगा। पुष्पेश सर हमारे सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पुष्पेश सर वेलकम। मैं आपसे समझना चाहूंगा ओवरऑल इंपैक्ट, खासकर यह जानने की कोशिश करूंगा पुष्पेश सर कि आखिर अमेरिका और जो ग्लोबल शक्तियां हम साथ आ रहे हैं, ये आगे भारत को कितना बड़ा पुश मिलेगा। लेकिन मेरे साथ युक्तेश्वर जी हैं, चीन के ऊपर अच्छी जानकारी रखने वाले सिनोलॉजिस्ट हैं। युक्तेश्वर जी, आप जानते हैं कि इस तेंदुआ के कितने धब्बे हैं और ये कैसे धब्बे बदल सकता है, नहीं बदल सकता है, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। और ग्राउंड से मौजूद हैं आपके सामने सुमित, जिनकी सबसे पहली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अब से कुछ ही क्षणों में, पहली ब्रेकिंग के बाद, और मनीष जो हमारे पूरे एनालिस्ट हैं। और अब इस स्क्रीन पर एक व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है और उस व्यक्ति का नाम है अभिषेक, जो कि सरहद से लौटा है और हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद है। अभिषेक से हम बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत, भारत ने 3 दिन के भीतर तीसरा बड़ा युद्ध अभ्यास किया है। LAC पर भारत के पराक्रम को देखकर चीन जो है वो क्या सोच रहा होगा। बड़ी खबर, फॉरवर्ड पोस्ट पर 24 घंटे वॉर मोड में हिंद के लड़ाके। LAC से TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग। फ्रंट लाइन तक पहुंचने वाला देश का पहला चैनल। अपाचे, ग्लोब मास्टर, सुखोई, हर फाइटर एक्सक्लूसिव। फाइटर्स के टेक ऑफ से लैंडिंग की हर तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सीधे मैं जाऊंगा इसके साथ बगल में, सीधे सुमित को दिखाएं। वॉरमेड में सेना आपके सामने। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको थोड़ा पूरा नजारा दिखाए। C-17 आप देख पा रहे होंगे और ये अब यहाँ पर फॉरवर्ड लोकेशन पर लैंड करने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, कई सौ टन
चीज़ें ये लेकर लैंड कर सकता है यहाँ पर। ये टैक्टिकल आप कह सकते हैं कि हमारी जो सबसे ज़्यादा मजबूती है ये वही है। ये नज़ारा एक बार फिर आप कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे और आपका दिल देखकर सच में आपको खुशी होगी कि हमारी वायुसेना इस तरीके से काम करती है। आप देख पा रहे होंगे और ये एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट हमारी वायुसेना की सबसे बड़ी क्षमता है। इसने ही यहाँ के एरियाज में लगातार 2 महीने से हमारी आर्टिलरी गन, हमारे टैंक्स और दूसरे साजो सामान को इन फॉरवर्ड लोकेशन पे पहुंचाया, जिसको देखकर चीन भी चौंक गया। आज ये खास रिपोर्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इन इलाकों से, जो आपको ये समझाने के लिए, बताने के लिए काफ़ी है कि आखिरकार हमारी ट्रांसपोर्टर विंग क्यों इतनी मजबूत। ये तस्वीरें जो आप देख रहे थे, मैं चाहूंगा अपनी टीम से एक बार फिर से सुमित को दिखाने से पहले एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, एक बार फिर से इसको प्ले करें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप, C-17 ग्लोब मास्टर और TV9 भारतवर्ष सीधे वहां पर पहुंचा। एक बार फिर से दिखाएं, ये बहुत शानदार तस्वीरें सुमित ने जो अभी तक कवरेज की है उसकी तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएं इसको। इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज में बने रहते हैं। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको थोड़ा पूरा नजारा दिखाए। C-17 आप देख पा रहे होंगे और ये अब यहाँ पर फॉरवर्ड लोकेशन पर लैंड करने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, कई 100 टन चीजें ये लेकर लैंड कर सकता है यहाँ पर। ये टैक्टिकल आप कह सकते हैं कि हमारी जो सबसे ज्यादा मजबूती है ये वही है। ये नजारा एक बार फिर आप कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे और आपका दिल देखकर सच में आपको खुशी होगी कि हमारी वायुसेना इस तरीके से काम करती है। आप देख पा रहे होंगे और ये एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट हमारी वायुसेना की सबसे बड़ी क्षमता है। इसने ही यहाँ के एरियाज में लगातार 2 महीने से हमारी आर्टिलरी गन, हमारे टैंक्स और दूसरे साजो सामान को इन फॉरवर्ड लोकेशन पे पहुंचाया, जिसको देखकर चीन भी चौंक गया। आज ये खास रिपोर्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इन इलाकों से, जो आपको ये समझाने के लिए, बताने के लिए काफ़ी है कि आखिरकार हमारी ट्रांसपोर्टर विंग क्यों इतनी मजबूत। तस्वीरें जो आपने देखी बड़ी शानदार तस्वीरें थी। हम डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मेरे पास और जानकारी आ रही है, वो जानकारी भी मैं आपको बता दूं। ब्रेकिंग नंबर 1 इस वक्त की जो हमारे पास इसके अलावा न्यूज है, चीन ने अपने तंबू उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। LAC पर भारत के आक्रामक रुख से ठंडा पड़ा चीन। गलवान घाटी में 1.5 किलोमीटर पीछे हटा चीन। चीन ने टेंट, अस्थायी निर्माण और गाड़ियां हटाई। बड़ी खबर, चीन ने अपने टेंट, अस्थायी निर्माण और गाड़ियां हटाना शुरू कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, एक तरफ आप अभी फ्रंट लाइन पर थे, पूरे वॉर मोड में हमारी जो सेना है, वायुसेना है, और दूसरी तरफ चीन अपने आप को बैक ट्रैक कर रहा है। ये दोनों चीजें, मतलब हम 72 घंटे भी जो अपनी जो फुल शेड्यूल है उस पर काम कर रहे हैं। देखिए, फुल शेड्यूल हम काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत क्लोजली मॉनिटर भी किया जा रहा है, क्योंकि निशान चीन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। और हमने ये 62 में भी देखा, हमने ये 15 जून को गलवान में भी देखा, और हम ये लगातार चीन के साथ देखते आए हैं कि चीन कभी भी जो बात कहता है उस पर काबिज नहीं होता, कभी भी उस पर मुकम्मल उस चीज़ को कभी नहीं करता। तो निश्चित तौर पर हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ये बेसिकली ये एहसास चीन को भी है, क्योंकि भारत ने ना सिर्फ अपनी मोबिलाइजेशन इतनी ज़्यादा कर दी, बल्कि चीन को हर फ्रंट पे, चाहे वो मिलिट्री फ्रंट हो, चाहे वो आपका डिप्लोमेटिक फ्रंट हो या दूसरे इकोनॉमिक फ्रंट हो, हर जगह से घेरना शुरू कर दिया। यही वजह है कि चीन, जो अपने आप में एक बहुत अड़ियल देश माना जाता है, या फिर कहते हैं कि चीन हटने वालों में से नहीं, उसको भी मजबूर होना पड़ा। और लगातार डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जो है हम कल से ही देख रहे हैं कि PP-14 में या दूसरे गलवान वैली में या दूसरी जगह हॉट स्प्रिंग में लगातार उसकी जो व्हीकल्स हैं, उसके जो टेंट है, उसने हटाने शुरू किए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं निशान, इस पर हमको अभी भी नजर रखनी है, क्योंकि पॉइंट नोटेड। आपने कहा कि इस पर हमें नजर रखनी चाहिए। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं। अब मैं सीधे जनरल साहब के पास चलूंगा। सर, वेरी क्विकली मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो अभी हालात हैं, उन हालात को देखते हुए एक तरफ हम अपना काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ चीन पीछे आ रहा है। पहला सबसे बड़ा सवाल जो हर एक के मन में है, क्या ये 72 घंटे के बाद भी कैन वी ट्रस्ट चाइना, या हम अपनी फॉरवर्ड पोजीशंस पर बरकरार रहेंगे, और रहेंगे तो कब तक रहेंगे? निशांत, ये जो सवाल है ये सबके दिल में है आज, कि क्या हम चीन के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम चीन के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। जवाब
चीन के ऊपर विश्वास करना असंभव है। सीधा और सवाल का जवाब। लेकिन कोई भी काम करते हैं, बातचीत होती है, चीन की जो प्रतिष्ठा है उसको जबरदस्त दुनिया भर में धक्का पहुंचा है, एक महामारी के कारण और चीन के ये विस्तारवाद के कारण। ये दोनों के कारण चीन के जो भी उसकी गुडविल था, चीन ने दे हैव लॉस्ट द गुडविल। अब चीन को लगता है जब साउथ चाइना सी में जिस तरह अमेरिका अब एक्सरसाइजेस कर रहा है, जिस तरह फिलीपींस चाइना को बार बार बोल रहा है कि अगर आप जैसे वियतनाम के पानी में आपने आकर के एक्सरसाइज किए, अगर आप हमारे वाटर्स में आएंगे तो हम आपके बरखिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से चीन के बरखिलाफ हम लोगों ने जितने भी एप्लीकेशन से किया, 45,000 रुपये का नुकसान उनको, अमेरिका ने भी कहा कि हम भी उनका टिकटॉक बंद करेंगे, उधर भी हज़ारों डॉलर्स का, हज़ारों क्या बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उधर हो जाएगा। उधर उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं और चीन का जो विस्तारवाद है उसके बरखिलाफ हम भी मोर्चा खोलेंगे। तो ये जो बातें हैं, इन सब को देखते हुए चीन को लगता है कि अगर बातचीत हुई है, 3 बार बातचीत हुई है, सबको ये कहते हैं कि चीन के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता। 1962 में भी यही हालत थे, गलवान से चीन हटा और विद इन अबाउट 97 डेज चीन ने हमला कर दिया ना 1962 में, और वही स्थिति आज भी है। गलवान से चीन हट रहा है करके हम लोग सब बार बार कह रहे हैं। आप जो बता रहे हैं मुझे, मेरे पास एक जानकारी आ रही है सर, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। हमारे सामने जो ब्रेकिंग न्यूज है, ग्लोबल टाइम्स की भारत को धमकी, जरा दिखाएं इसको, प्ले अप करें। ग्लोबल टाइम्स की भारत को धमकी, एलएसी पर भारत की वजह से तनाव। ग्लोबल टाइम्स ने कहा चीन तय करे क्या सही है क्या गलत। ग्लोबल टाइम्स, चीन के हर खतरे के लिए तैयार रहे, ग्लोबल टाइम्स ने कहा, और यह अपने आप में चिंता का विषय है। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। यह इस वक्त की टॉप स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। मैं सीधे चलूंगा, एसडी मुनी साहब मेरे साथ हैं। मुनी सर, यह जो चीन का कहना है, मतलब एक तरफ वो कह रहा है कि भारत से खतरा है, और वो ये कह रहा है कि एक धमकी भरे अंदाज में वो आर्टिकल्स लिख रहा है, दूसरी तरफ वो पीछे हट रहा है। व्हाट इज द न्यू नॉर्मल? नया नॉर्मल है क्या सर? देखिए, अगर आप बहुत गौर से इन सब घटनाओं को देखें तो साफ पता लगता है कि भारत और चीन के बीच में बॉर्डर सीमा के अलावा एक परसेप्शन युद्ध भी चला हुआ है। चीन अपने लोगों को ये बता रहा है कि भारत आक्रामक है और हमने भारत को पीछे जाने के लिए कहा है। हम लोग ये मान रहे हैं कि चीन आक्रामक है और अब चीन पीछे जा रहा है, लेकिन ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि चीन पीछे जाना तब शुरू हुआ है जब हमने भी ये माना कि हम उससे अपनी जगह को डिसएंगेज करेंगे और कुछ पीछे आएंगे। तो ये चीन इसीलिए विश्वास किया नहीं जा सकता है चीन पर। यह बात सही कहा गया है कि 1962 में भी गलवान में ही विड्रॉल के बाद में 1962 की लड़ाई हुई। मैं नहीं मानता हूं कि चीन अभी लड़ाई करने के मूड में होगा, क्योंकि उसकी प्रेस्टीज को वैसे ही बहुत धक्का लगा है। लेकिन हमें कॉम्प्लेसेंसी इस मामले में नहीं रखनी चाहिए, और जो आप सैनिक तैयारियों की बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, जिससे सेना का भी मनोबल बढ़ा रहेगा और भारतीय जनता का भी मनोबल बढ़ा रहेगा, और चीन को भी ये संदेश रहेगा कि वो कोई जल्दबाजी में काम नहीं करे। एक बात और सोचनी चाहिए कि चीन सिर्फ जमीनी लड़ाई नहीं लड़ेगा। जब लड़ेगा तो देखिए, चीन की फौजों को ट्रेन किया गया है इंफॉर्मेटिक्स में, और इसीलिए वो साइबर को भी बीच में लाएगा। हो सकता है हमारे सैटेलाइट्स को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। हमारे साइबर नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, और तब लड़ाई। क्योंकि उनका जो युद्ध का गुरु है सुन त्सु, वो ये कहता है कि जीत वो होती है जो बिना बंदूक चलाए हो, और चीन यही कोशिश कर रहा है हर वक्त कि डरा धमका कर, किसी तरह से दबाव लगाकर अपनी बात को मनवाने की कोशिश करे। सर, लेकिन ये जो मुनी साहब, ये जो हमारे पास, मुनी साहब मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो हमारे पास जानकारी है कि चीन एक तरफ धमकी दे रहा है और एक तरफ ये बिहेवियर हो रहा है, मैं कुछ अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, और फिर मैं आपके पास आ रहा हूं कुछ और एनालिसिस लेने। जरा आइए मेरे साथ, आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। जरा आप इसको समझें कि भारत के लिए गेम चेंजर क्या है, भारत ने कैसे इस खेल में चीन को मात दी। जरा देखें यहां पर, आइए दिखाते हैं चीन को कैसे मिली मात। भारत ने चीन को चौतरफा घेराबंदी की, सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर पटखनी दी। यह चौतरफा घेराबंदी थी, इसको समझें आप। चार फ्रंट पे।
पीएम मोदी के लद्दाख जाने से चीन को कड़ा संदेश मिला। एलएसी पर सेना एयरफोर्स की जबरदस्त तैनाती, यह शायद एक्सपेक्टेड नहीं था। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, जो कि जानने वाली बात है। और यहां पर एनएसए अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री से बात कर दो टूक अपनी राय रख दी, यानी कि इस बार कोई इफ एंड बट नहीं था। एक और चीज वो यहां पर दिखाई दे रही है, भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा जैसे देशों का साथ मिला, यानी डिप्लोमेसी के लिहाज से दुनिया में हमारी ताकत बढ़ी। फिर चेंज ओवर करें यहां पर 59 ऐप बैन और बॉयकॉट, चाइना से घबराकर चीन ने अपने कदम पीछे खींचे, मतलब बॉयकॉट चाइना जो है उसको लेकर। लेकिन ये सारे फैक्टर्स हमारे सामने हैं, ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे सामने काफी मैटर करती हैं और इन सबको समझना बहुत जरूरी है। यानी मैं चाहूंगा कि ये ग्राफिक्स और इसके साथ वो जो हम ब्रेकिंग दिखा रहे थे अभी, जो चीन की ब्रेकिंग चल रही थी, पहले ये ग्राफिक्स जरा प्ले करते हैं और मैं सीधे वेरी क्विकली यहां पर पुष्पेश सर से जानना चाहूंगा। पुष्पेश सर, ये जो स्ट्रैटेजाइजिंग थी, अगर मैं इसको कोरिलेट करूं, जब हमने शुरुआत की पाकिस्तान के साथ, जब हमने कहा कि हम उनका पानी रोक देंगे, हम उनसे ट्रेड कम कर देंगे, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा कम कर देंगे, तो ये स्ट्रैटेजी के फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे थे तब भी। लेकिन क्या चीन भारत को मिसकैलकुलेट कर रहा था और नेबर्स की तरह? कि जैसे मैं एक थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, माफी चाहूंगा, उदाहरण देना चाह रहा हूं इसलिए पुष्पेश सर, जैसे जापान में उनके एरिया में वो घुस गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वियतनाम की एक बोट गिरा दी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाकी सारे देश जो हैं वो अमेरिका के पीछे पीछे जाते थे, जिनको ये ट्रबल करते थे, लेकिन भारत ने खुद आगे बढ़ के किया। क्या ये एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था? नहीं, देखिए, मैं इससे सहमत पूरी तरह नहीं हूँ। मैं मुनी साहब से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। मुझे लगता है कि ये एक परसेप्शन का मामला है। हम ये सोच रहे हैं कि चीन को हमने घेर लिया है, चीन पीछे हट गया है, चीन हमारी चुनौती के सामने डर गया है। मुझे लगता है ये सारे शब्द जो हैं बहुत सार्थक चीन के संदर्भ में नहीं है। एक तो चीन और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं है। भारत पाकिस्तान पर हमेशा भारी बैठता है, पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर सकता है वो चीन के साथ नहीं कर सकता। अब आप देखिए, उसे कहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक कहिए या कुछ कहिए, चीन के साथ समस्या ये है कि इस बार भी डिसएंगेजमेंट गलवान में चल रहा था, जब उसने विश्वासघात किया और 20 भारतीय सैनिक और अफसर मारे गए। तो मुझे लगता है कि आज यदि वो पीछे हट रहा है तो वो 1.5 किलोमीटर पीछे हटे या 2 किलोमीटर पीछे हटे। मुझे लगता है मुनी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि वो तब पीछे हट रहा है जब हम भी पीछे हटने को राजी हुए हैं। हम अपनी भूमि में पीछे हट रहे हैं, वो हमारी जिस भूमि पर उसने कब्जा किया उससे पता नहीं कहाँ तक हट रहा है और कब तक के लिए हट रहा है। और जो हमने उसको घेरा था उसका कितनी देर तक असर रहेगा ये कहना कठिन है। बड़ा वैलिड पॉइंट है सर, वेरी वैलिड पॉइंट। भारत का जो आर्थिक व्यापार है उसका पलड़ा चीन के पक्ष में इतना झुका है कि हम कितनी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे कि चीन को नुकसान होगा। चीन के आर्थिक महत्वपूर्ण साझेदारों में भारत की गिनती 11वें या 12वें नंबर पे आती है। और हमारे जो 57, 58, 59 ऐप हमने बैन किए हैं वो हम बैन कर लें उनको, चीन को उससे कोई धक्का नहीं लगता है। जब चीन ने वाणिज्य युद्ध झेल लिया है अमेरिका का, जब उसने सारे निषेध उनके झेल लिए हैं और उसके बावजूद वो ईरान से खबर आई है कि 25 वर्ष का करार ईरान उनके साथ करने जा रहा है, वेनेजुएला के तेल पर उसने अपना कब्जा कर रखा है, आसियान के जो 10 देश हैं उन पर अपना दबाव बढ़ा रहा है। मुझे लगता नहीं कि चीन इतनी आसानी से ये बात स्वीकार कर लेगा कि भारत उसका समकक्ष है। हमको लंबे समय तक चीन के साथ बैर बनाए रखना पड़ेगा। हम क्या कल पलट के कह देंगे कि अब हम वो चीन पीछे हट गया है तो उसकी चीज़ों का बहिष्कार भी ना करो, उसके साथ हम संबंधों की नज़ाकत को देखते हुए हम संतुलन बनाए रखेंगे व्यापार का? ये मुझे लगता है गलत है। पॉइंट नोटेड। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मनीष मेरे साथ हैं और अभिषेक आप प्लीज तैयार रहिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीष, वेरी क्विकली मुझे एक चीज समझाइए, गलवान के बाद जो भारत की खामोशी थी, बल्कि यह कहा जाए भारत का बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टैंड नहीं था, अब गलवान, बल्कि माफी चाहूंगा, डोकलाम के बाद, डोकलाम और गलवान में जमीन आसमान का फर्क आ गया है और दिस इज द लोएस्ट भारत और चीन के रिश्तों में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और इस बात की शुरुआत भी मैं करना चाहूँगा कि जब डोकलाम के बाद एनएसए अजीत डोभाल और उस समय चीन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यांगची, जो अभी जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वांग यी, इनके सीनियर हैं और गुरु हैं इनके, उन्हें अजीत डोभाल साहब ने कहा था, जब उन्होंने पूछा कि क्या डोकलाम आपकी टेरिटरी है, तो डोभाल साहब ने कहा कि ऐसा क्यों होता है कि दुनिया में जितने भी डिस्प्यूटेड लैंड होते हैं वो बाय डिफॉल्ट चाइना की ही टेरिटरी साबित करने में आप लोग लग जाते हैं। सही बात। तो इस परसेप्शन के साथ
अजीत डोभाल ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक में रविवार को भी भाग लिया और इस बार उनके सामने वांग यी थे और बहुत ही फ्रैंक बातचीत हुई। तो जब विदेश मंत्रालय और चीन सरकार दोनों इसको एडमिट करे कि बहुत फ्रैंक बातचीत हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि अजीत डोभाल साहब ने क्या कुछ कहा था चीन को। और सीधे जो हम तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक भारत की तरफ से यह कहा गया कि हमारी ये पोजीशन है, हमारी ये स्ट्रेंथ है और हम तैयार हैं और आपको अपनी सीमा से पीछे हटना पड़ेगा। पॉइंट नोटेड। एक मिनट, मैं अभिषेक के पास एक चीज जानना चाहूंगा। अभिषेक, आप जमीन पर थे, आप ग्राउंड पर थे जहां पर यह सब कुछ हुआ। पहला झटका चीन को दिया शहीद संतोष बाबू ने, दूसरा झटका हमारी फौज ने और तीसरा हमारे बिल्डअप ने। जिस तरीके से हमने बिल्डअप किया, बाकी सारी चीजें तो चल रही थी लेकिन युद्ध जमीन पर होता है। क्या वो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था चीन के लिए, जितनी तेजी से हमने मूवमेंट किया? बिल्कुल निशांत, और बहुत बड़ा सरप्राइज था। आप यकीन मानिए कि चीन को इस तरह का बिल्डअप देखने को नहीं मिला है। वहाँ पर हमारी जो बात हुई, लद्दाख स्काउट जो वहाँ की आर्मी की रेजिमेंट है वो लद्दाख पर आगे बढ़कर के लड़ती है, उसके जो भी रिटायर ऑफिसर हैं उनमें से कई से हमने बात की। सबका ये कहना था कि ये अभूतपूर्व है, आज तक ऐसा नहीं देखा है। और ये किसी एक पॉइंट पे नहीं था, पूरा 1547 किलोमीटर की का जो बॉर्डर जा रहा है लद्दाख से होते हुए, हर जगह बिल्डअप था। आप शुरू कीजिए देमचौक से शुरू करके देपसोंग तक, बीच में गलवान आती है, पेंगोंग लेक, फिंगर पॉइंट, हर जगह। और जो बॉटल नेक की बात कर रहे हैं जिसकी बहुत चर्चा इस समय हो रही, बॉटल नेक जहां से बर्थ से और रॉकी नाले की ओर रास्ता जाता है, वहां पर हर जगह पर भारतीय फौजों का जो बिल्डअप था वो अनप्रेसिडेंटेड था। और जिस तरह से हमने एक एयर डोमिनेंस वहां पर दिखाया, एयर सुपीरियरिटी हमारी है, एयर डोमिनेंस हमने दिखाया। मैं आपको रोक रहा हूं यहां पर, एयर डोमिनेंस आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रखा है। सीधे यहां पर आइए मेरे साथ जितने भी दर्शक हैं। टर्निंग पॉइंट इस पूरे मामले में आपको दिखाना चाहूंगा, वो वेपनरी, वो सारी चीजें जरा देखें आप, क्योंकि आप समझिए यहां पर क्या हुआ। ये देखें आप, अपाचे जून में 5 नए अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से आए, सभी की एलएसी पर तुरंत तैनाती हुई। थोड़ा इसको प्लीज टाइट करिए फ्रेम को। यहां पर यह गौर करने वाली बात है, अपाचे हेलीकॉप्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। C-17 ग्लोब मास्टर आप यहां पर देख रहे हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये एलएसी पर जो गेम चेंजर्स जो हमारी फौज एयरफोर्स की थी, इसको अगर चेंज ओवर करें, वो यहां पर ये है चिनुक। जून में 15 चिनुक हेलीकॉप्टर एलएसी पर तैनात किए गए। फॉरवर्ड बेस पर सेना हथियार और उपकरण पहुंचाने में आसानी। चिनुक एक बहुत बढ़िया मल्टी लेवल ट्रांसपोर्ट चॉपर है, जिससे बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से होती हैं। चीन को उम्मीद नहीं थी कि इनका मूवमेंट इतना फास्ट होगा। C-17 ग्लोब मास्टर, मैं चाहूंगा ग्लोब मास्टर वाले विजुअल्स यहां पर प्ले करें। C-17 ग्लोब मास्टर सेना को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए एलएसी पर कई C-17 ग्लोब मास्टर विमान तैनात हुए, जिसका थोड़ी देर पहले आपने सुमित से देखा था लाइव। ये देखें इसको, अगर आप क्लोज में देखें, ये है C-17 ग्लोब मास्टर। चाइना के पास इसका एक चीनी माल है, लेकिन वो चीनी माल ही है। लेकिन ये देखें आप, और एक लास्ट पॉइंटर यहां पर, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरीके से फाइटर जेट्स एलएसी पर सुखोई Su-30, MiG-29, मिराज, जैगवार फाइटर जेट 24 घंटे चौकसी। 4th जनरेशन हमारे जो फाइटर्स हैं वो देखें आप, ये देखें यहां पर आप देख रहे हैं हमारे 4th जनरेशन और उनके 4th जनरेशन में जमीन आसमान का फर्क है। मैं यहां पर वापस आऊंगा और ये यहां पर आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से ये चेंज ओवर चीजें हुई और ये और सारी चीजें हैं। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। मैं सीधे यहां पर जनरल साहब के पास जाऊंगा। जनरल साहब, वेरी क्विकली सर, आपको नहीं लगता है कि जो हमने बॉर्डर पर मूवमेंट किया, जिस तरीके से हमने, अभी तो डीएस्केलेशन की बात करें, लेकिन जिस तरीके से हमने एस्केलेशन किया, दैट टुक चाइना बाय सरप्राइज। टोटली निशांत, चंद एक बातें। फर्स्ट, मोबिलाइजेशन, मतलब टक्कर की, बिल्कुल बराबर की टक्कर और दे दबादब। जिस तरीके से चीन ने हरकत की, उसके मैं कहूँगा उसी के बराबर हम लोगों की मोबिलाइजेशन, एंड वी वर आई टू आई एंड देयर वाज नो प्रॉब्लम व्हाटएवर। नंबर 1। नंबर 2, 1962 में कहा जाता है कि एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं हुई, इसलिए अपना डिबैकल हुआ। इस बार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एट लद्दाख में कंप्लीट कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग हो रहा है। लेटेस्ट वेपनरी इज देयर, लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स आर देयर। इसी से जो मनोबल है वो फौज का ऊपर होता है और एडवर्सरीज का जो मनोबल है वो गिरता है। उनको लगता है वैसे भी एयर के मामले में चीन थोड़ा सा पीछे है। इंडियन एयरफोर्स
चीन से थोड़ा आगे है एयरफोर्स के मामले में, तो उनको डर लगा रहता है। उस डर को पूरा करने के लिए चीन ने क्या कहा है, उस कारदू में जाकर के वो उनके एयर बेसिस ले रहे हैं पाकिस्तान के, क्योंकि उनको लगता है कि अगर तिब्बत प्लेटो से वो टेक ऑफ करेंगे तो वो उनको टोटल डिसएडवांटेज है। वेयरएज इंडियन एयरफोर्स हैज अ वेरी 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 बिग एडवांटेज विज़-विज़ द चाइनीज एयरफोर्स। यहाँ तक तो ये हुआ। अब जब गलवान घाटी में जो बातचीत वो जब हुआ, हादसा हुआ, उसके बाद जो रिटेलिएशन किया इंडियन आर्मी ने, वो दैट हैज टेकन देम बाय टोटल सरप्राइज। ये क्या हो गया मतलब, लेकिन मैं आपको एक बताना चाहूंगा एक चीज सर, मेरे पास एक जानकारी आ रही है और ये जानकारी बड़ा चिंता का विषय हो सकती है। स्टैंड बाय युक्तेश्वर जी, आई एम कमिंग टू यू। भारत के साथ चीन की चालबाजी अभी भी जारी। पीछे हटकर चीन ने लगाए जासूसी कैमरे। चीन ने अस्थायी पोस्ट पर सर्विलांस कैमरे लगाए। पैंगोंग, देपसोंग, हॉट स्प्रिंग में लगाए कैमरे। सर्विलांस कैमरे से पीएलए की भारतीय सेना पर नजर। मतलब ये चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए। ये इस वक्त की एक और, मैं सीधे चलता हूं, यहां पर आपको कुछ दिखाने आ रहा हूं। मतलब एक और चीन की चालबाजी देखें आप, क्या कहेंगे आप इसको? शॉकिंग है ये। मतलब अभी भी ये समझने में नहीं आ रहे इनको। इन्होंने यहां पर ये देखें आप, ये देख रहे हैं आपके सामने चीन का सर्विलांस कैमरा हर जगह, और ये बॉर्डर पर इन्होंने लगा रखा है। चिंता का विषय क्या है आप देखें आप यहां पर। चिंता का विषय ये है कि आपने कहां पर लगा रखा है। पहले तो आप ही खुद एनक्रोच कर रहे हैं और फिर आपने ये पूरी तैयार कर रखा है। ये खुद ही आप एनक्रोच कर रहे हैं। एलएसी डिफाइन नहीं है तो क्या इन कैमरा से, ये जो कैमरा दिखाई देने से आप इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं? ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। और मैं चाहूंगा ये वाले ग्राफिक्स अगर ब्रेकिंग के साथ प्ले हो पाए तो बहुत बढ़िया, वरना सीधे चलूंगा। युक्तेश्वर जी, ये सुधरने वाले नहीं है, कहीं से नहीं सुधरने वाले। ये ब्रेकिंग जरा दिखाइए, ये क्या है? मतलब तमाशा बना रखा है। एक तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ ये भी कर रहे हैं। इनके ऊपर पूरी दुनिया को यकीन नहीं है और ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आज मैं बोलूंगा कि आज कारगिल का 21वां विजय दिवस है, तो इस बलिदान दिवस पर मैं अपने सभी सैनिकों का हार्दिक नमन करता हूँ। चीन पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है, जैसा आपने बताया। वैसे ये तेंदुआ नहीं है, इस पे धब्बा है और ये चीनी पांडा है। और ये चीनी पांडा कहाँ पाए जाते हैं? छंगतू में, सिचुआन प्रोविंस में। और छंगतू ही एक जगह है जिसपे चीन का वेस्टर्न कमांड थिएटर का मेन जगह है। तो हमें उनको बहुत तरह से समझने की जरूरत है। मैं पहले दिन से ही बोलता आ रहा हूँ कि हमें जरूरत है उनको समझने की कि शी चिनपिंग जो चीन का राजा है, वो 2012 से इतना ज्यादा बाजा बजाना क्यों शुरू कर रहा है, और अपने तंबू और बम्बू दोनों तो उखाड़ के फेंक रहे हैं, लेकिन असल बम्बू जो है वो अभी भी वहां पे सर्वेलेंस कैमरा की तरफ पे उसने लगाया हुआ है। वो पांडा को बम्बू नहीं खिला रहे हैं, वहां पे वो बम्बू का लगाया हुआ है सर्वेलेंस कैमरा के लिए। तो इसके लिए हमें जरूरत है कि चीन का पीएलए, चीन का पॉलिट ब्यूरो, चीन की पॉलिसी वो क्या सोच रही है। क्योंकि जो वांग यी है या यांग यी हैं, जो पहले विदेश मंत्री थे अभी स्टेट काउंसलर हैं, ये लोग कोई भी पॉलिट ब्यूरो के मेंबर नहीं है। चीन का 25 जो सबसे टॉप लीडर होता है वो पॉलिट ब्यूरो में होता है, और उसमें से 7 जो होते हैं वो स्टैंडिंग कमिटी के मेंबर होते हैं, सेंट्रल कमिटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो उसमें किससे बात करने की हमको जरूरत है? चाओ चुंग छी, जो कि वहां का ओनली मिलिट्री आदमी है जो पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है। और चाओ चुंग छी के पिताजी और शी चिनपिंग के पिताजी दोनों एक साथ थे, दोनों एक ही प्रोविंस से आते हैं। तो इसलिए हमें बहुत जरूरत है कि हम चीन को समझे। हमारे इंटरप्रेटर जो है, सर आप जो बता रहे हैं, मैं एक चीज, एक मिनट आपको रोकूंगा। मुनीर साहब आपके पास मैं आ रहा हूं और पुष्पेश्वर मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, आप सभी मुझे एक बात बताइए और इसके बाद मैं बहुत क्विकली इस चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। मैं याद करना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ चीजें मुझे याद आ रही हैं और मनीष ने मुझे कल एक बार एक चीज दोहराई थी। मनीष, अभी अब मैं आपको वॉल पे कुछ दिखा रहा हूं, जरा आइए। 1962 वाला एक इंसिडेंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और उसको लेकर बार बार मेरे मन में, मैं चाहूंगा हमारे जो गेस्ट हैं बहुत शार्प रखें अपना कमेंट, क्योंकि अब मैं इसके बाद बहुत सारी खबरें और लेकर आ रहा हूं। जरा ध्यान से देखें आप, 1962, बार बार हम 1962 का जिक्र कर रहे हैं। जरा देखें आप, 1962 में चीन ने गलवान में की थी घुसपैठ, भारतीय सेना ने दिया था करारा जवाब। यह हमें पता है, अच्छे से पता है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। लेकिन भारत के एक्शन के बाद 15 जुलाई 1962 को चीनी सेना गलवान से चली गई। गलवान से चली गई चीनी सेना, यह बताना जरूरी है आपको। नेक्स्ट, भारत को लगा चीनी सेना गलवान से चली गई, लेकिन चीन ने धोखा दे दिया। एक मिनट रुक जाइए। जो उस वक्त जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब थे वो गए बाहर मिलने, उनसे बातचीत करने गए।
उस वक्त नेहरू जी से, वो आए थे छुट्टियों से वापस, ये पूछा गया पंडित नेहरू से कि क्या आपको लगता है कि चीन वहां पर वापस आएगा या ये होगा। आपको याद होगा उन्होंने कहा था यहां पर एक घास भी नहीं उगती है, और बहुत सारा उनका कमेंट था, उन्होंने कहा कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन चेंज ओवर करें, नेक्स्ट। लेकिन 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने गलवान पोस्ट पर हमला कर दिया। ये देखें आप, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। और अब दुखद पार्ट, हमले में भारत के 33 जवान शहीद हुए। गलवान से ही हुई थी 1962 की जंग की शुरुआत। ये एक चिंता का विषय है, और मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स प्ले करें, और मैं मुनी साहब और पुष्पेश सर के पास आऊंगा। पुष्पेश सर और मुनी साहब, सबसे पहले मुनी सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, एसडी मुनी सर, कि अभी और 62 में कितना फर्क आ गया? चीन बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, या अभी फिर से उसका खतरा है सर? देखिए, 62 से लेके हम बार बार ये कहते हैं कि भारत की फौज, आज की जो फौज है वो 62 की फौज से बहुत अलग है जी। ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग जी। बहुत सशक्त हुए हैं, और आपने जी। इसका बयान अभी अपने चैनल पे किया है जी। लेकिन साथ में ये भी मत भूलिए कि चीन भी 62 का चीन नहीं है। क्या बात है? चीन की भी अपनी सशक्ति बहुत हुई है, और अभी भी देखिए, आपने कहा गलवान से वो 1962 में तो पीछे चले गए थे, हाँ। लेकिन यहाँ पर पीछे नहीं गए हैं, यहाँ सिर्फ 1.5 किलोमीटर पीछे गए हैं, जबकि हमारा एग्रीमेंट ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 2 किलोमीटर तक कोई भी फौजी कार्रवाई नहीं होगी। वो अभी भी वहां पर बैठे हुए हैं। आप कैमरास की बात कर रहे हैं, वो अभी तक हमारी टो ले रहे थे ड्रोन से, और वो भी आर्म ड्रोन से। अब हमने कहा है कि अमेरिका से हमको भी आर्म ड्रोन लेने चाहिए। तो जहां हम अपनी सशक्ति की बात करते हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन ये भी करना चाहिए कि चीन कितना सशक्त हुआ है बॉर्डर के ऊपर। अब वो पाकिस्तान 62 में उसके साथ इतना नहीं था जितना आज खड़ा हुआ है, जैसा आपने कहा एयरपोर्ट भी। इसीलिए एक तुलनात्मक अध्ययन के बाद भी हमको ये विश्वास रखना चाहिए कि हम चीन से लोहा लेंगे। मैं ये मानता हूँ कि दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई है। भारत में विश्वास है, बहुत अधिक विश्वास है कि हम इसका मुकाबला करेंगे, लेकिन न भारत न चीन अभी वाकई बड़ी लड़ाई के पक्ष में है। इसलिए छोटी मोटी झड़पें अगर होनी है तो हो सकती है, लेकिन लड़ाई शायद नहीं होगी। पर अगर होगी तो हमें, जैसा आप सब सचेत कर रहे हैं, ठीक ढंग से तैयार रहना पड़ेगा, और उसके लिए तैयारी समानुपातिक रूप में होगी। ये देखना पड़ेगा कि चीन के पास क्या क्या हथियार हैं, किस तरह की फौजों का उसने आंकलन किया है, और कैसे वो हमारी तरफ आक्रामक नीति से काम करने के लिए तैयार बैठा है। जी, पुष्पेश सर के पास आने से पहले एक बड़ी खबर आपको बता दूं। भारत को सैन्य सपोर्ट देने के लिए अमेरिका तैयार। चीन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं करने देंगे कब्जा। यूएस ने सीधे तौर पर यह कहा है। भारत चीन तनाव पर अमेरिका की दो टूक, अपनी प्रभावी शक्ति की भूमिका में नहीं हटेंगे पीछे। अमेरिका ने यह कहा है, हमारा संदेश साफ है, हम मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे। चीन की सीमा से सटा कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। तनाव के बीच साउथ चाइना सी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए गए हैं। चीन के खिलाफ भारत को देंगे सैन्य सहायता। एक खबर यह आ रही है, और मैं चाहूंगा दूसरी ब्रेकिंग जो हमारे पास माइक पॉम्पियो की आ रही है वो भी जरा प्ले करें यहां पर, और दोनों को बाद में फ्लैश करें साथ साथ। बड़ी खबर आ रही है, चीन पर भड़के अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो एक बार फिर। चीन को उसकी सजा मिलनी चाहिए, माइक पॉम्पियो ने कहा। सुपर प्लान से अमेरिका चीन को करेगा परास्त, दूसरे तरीके से चीन से निपटेगा अमेरिका। पॉम्पियो, चीन को लेकर अमेरिका करेगा रणनीति में बदलाव, चीन पर पुरानी नीति नहीं आई काम। पुष्पेश सर के पास सीधे चलूंगा। पुष्पेश सर, मुझे याद है हमारा और आपका डिस्कशन चल रहा था कुछ दिन पहले, और आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जंग अकेले लड़नी पड़ेगी, लेकिन दुनिया का समर्थन भले ही मिले। ये जो स्टेटमेंट है सर अमेरिका का, मैं थोड़ा 62 से अलग हट रहा हूं, माफी चाहूंगा, लेकिन इमीडिएट एक स्टेटमेंट आया। ये जो स्टेटमेंट है सर कि हम सैन्य सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, माइक पॉम्पियो और प्रेशर लगा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये एक नया अलायंस जैसा दिखाई दे रहा है जो चीन को परेशान करेगा? देखिए, ये जो कुछ भी नजर आ रहा है चीन को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि चीन जानता है कि कितना भारी ऋण उसका अमेरिका के ऊपर है। ट्रंप कुछ भी कहें, पॉम्पियो कुछ भी कहें, उन्होंने ये बात भी स्वीकार की है
कि पूरी तरह चीन से डिसएंटेंगल होना उनके लिए अचानक संभव नहीं है। ये कल्पना Valid करना point. कठिन। समर्थन में कोई भी अमेरिका दे, क्या भारत अमेरिका का बगल बच्चा बनना पसंद करेगा? क्या भारत जो दुनिया का दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, अपने को उदीयमान शक्ति मानता है, अपने को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का उम्मीदवार मानता है, जो चीन के साथ अपने को समकक्ष मानता है, क्या वो चीन के साथ बराबरी के लिए अमेरिका की बैसाखी पाकिस्तान की तरह स्वीकार करेगा? और ट्रंप जो आज आश्वासन दे रहे हैं, वो कब अफगानिस्तान से निकल गए, कब वो इराक से निकल जाएंगे? क्या अमेरिका अपनी राष्ट्रहित की रक्षा छोड़कर भारत की राष्ट्रहित की रक्षा के लिए सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आई एग्री विद यू। ये मुझे लगता है कि राजनयिक दांव पेच है, पैतरेबाजी है, परसेप्शन का साइब वॉर है। मेरे ख्याल में जो मोदी साहब बात कह रहे थे उसको रेखांकित करने की जरूरत है। ये लड़ाई भले ही रण क्षेत्र पर, मोर्चे पर न लड़ी जाए सैनिकों के बीच, चीन आज जो साइबर वॉर से नुकसान पहुंचा सकता है उसके प्रति भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। इस तरह का साइबर हमला पहले एक बार बिना उसका नाम लिए सर 5 दिन में 40,000 हमले हुए, साइबर हमले। तो मुझे लगता है कि ये आज भी हमको चीन से हर तरफ से खतरा है और हर खतरे के मैं आप जो बता रहे हैं परसेप्शन की बात है, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को कुछ दिखाना चाहूंगा। जरा जल्दी से आइए, वेरी क्विकली यहां पर देखिए, आपको माइक पॉम्पियो ने जो कहा, माइक पॉम्पियो के अलग अलग स्टेटमेंट हैं वो आपको दिखाना चाहूंगा और उसके बाद मनीष के पास मैं आऊंगा। माइक पॉम्पियो ने एक तरीके से बहुत प्रेशर लगाया है, चीन को जवाब देने के लिए नया रास्ता अपनाएंगे, अमेरिका की पुरानी नीति कारगर नहीं, ये माइक पॉम्पियो ने कहा। नेक्स्ट प्ले ऑफ करें इसको। चीनी ऐप टिकटॉक पर अमेरिका बैन लगाने की सोच रहा है, ये एक और प्रेशर, और 6 जुलाई को ये स्टेटमेंट था। फिर से इसको प्ले ऑफ करें। भारत के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि और परिवारों के प्रति संवेदना 19 जून को, ये बहुत क्विकली स्टेटमेंट आ रहे थे माइक पॉम्पियो के। LAC पर के पास चीनी सेना का जमावड़ा, भारत के साथ चीन गलत कर रहा है। माइक पॉम्पियो ने 1 जून को ही स्टैंड ले लिया था, यह आपके सामने जानने की बड़ी जरूरत है। माइक पॉम्पियो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चीन की वजह से साउथ चाइना सी और साउथ एशिया में तनाव है, यह इस वक्त एक और बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स में अमेरिका के ऊपर जो रिएक्शन है उसको तैयार रखें। मैं क्विकली यहां पर चलूंगा मनीष झा के पास। मनीष, ये जो जानकारी आ रही है माइक पॉम्पियो को लेकर जो अमेरिका दे रहा है, एक तरफ हमने रशिया को उनसे हथियार खरीदे और टैक्टिकल सपोर्ट, थोड़े बहुत हथियार अमेरिका से मिले, लेकिन टैक्टिकल सपोर्ट, स्ट्रैटेजिक सपोर्ट, जियो स्ट्रैटेजिक सपोर्ट अमेरिका से, ये एक कुछ अलग तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल निशांत, और मैं आज आपके सामने अभी कुछ तथ्य रख रहा हूं। जब मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक इसी वक्त भारत और अमेरिका दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के सीनियर अधिकारी अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और अगले 15 से 20 मिनट के बाद दोनों देश के विदेश मंत्रालयों की बातचीत शुरू हो रही है, जिसमें दोनों देशों के बीच जो म्यूचुअल इंटरेस्ट की बातें हैं, कुछ तो है जो पारंपरिक है, वीजा इशू, ट्रेड और तमाम चीजें, और कुछ जो है जो खास करके चाइना को लेकर इंटरेस्ट है, उस पर बातचीत शुरू होगी ठीक 5 बजे से। तो एक अहम बात तो मैं पहले आपको यह बताऊं। दूसरी बात, जो बात आपने कही, आप जरा सोचिए, जय नाम आपने सुना होगा एक संगठन, जापान, अमेरिका, इंडिया। दूसरा क्वाड नाम आपने सुनाई है, लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और इसके अलावा तीसरा आप देखिए इंडो पैसिफिक अलायंस, ट्रांस अटलांटिक अलायंस के जरिए अमेरिका यूरोपीय देशों को अपील कर रहा है कि हमें चीन के खिलाफ एकजुट होना है। और इसके बाद लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप, माइक पॉम्पियो भारत के समर्थन में बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ नियमित संपर्क में। क्या ये सब कुछ मैच दिखाने के लिए है? क्या ये सब कुछ केवल ये बताने के लिए कि मुझे इलेक्शन लड़ना है? मुझे नहीं लगता। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप रहे ना रहे वो अलग बात है, लेकिन अमेरिका एज ए नेशन इस बात को समझ रहा है कि अगर चीन को अभी रोकना है तो भारत का साथ देना पड़ेगा, और ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ थोड़ा सा रोकूंगा। एक मिनट मनीष, मेरे पास एक खबर आ रही है, अभी ये अमेरिका को लेकर एक आरोप लगाया ग्लोबल टाइम्स ने, जरा दिखाइए खबर, इस वक्त की बड़ी खबर। जिनपिंग के अखबार का ट्रंप पर बड़ा आरोप, अमेरिका दुनिया का सबसे स्वार्थी देश। ग्लोबल टाइम्स, अमेरिका को ताकतवर नहीं समझता चीन। ग्लोबल टाइम्स ने कहा दुनिया में यूएसए की छवि सबसे खराब। वेरी क्विकली युक्तेश्वर जी, वेरी क्विकली मुझे समझाइए, अभी चीन विजावी अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है, अब क्या ये चीन विजावी अमेरिका प्लस इंडिया प्लस रशिया ऐसा होता जा रहा है? बहुत क्विकली समझाइए, क्योंकि मेरे को एक और बड़ी खबर बतानी है अभी।
जी जरूर, आपने सही फरमाया, क्योंकि चीन अब अकेला होते जा रहा है। जैसे पांडा की तरह वो अकेला हो गए हैं, उसी तरह से चीन अब अकेला होता जा रहा है। और इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि चूंकि इस साल अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। ट्रंप वैसे तो हारने की तरफ में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप रहे चाहे दूसरा व्यक्ति बने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश होते हैं क्वार्टरों में, और इन चारों के प्रेशर के कारण चीन अकेला अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है सर। लेकिन एक और चीज, चीन के खिलाफ जो उसकी विस्तारवाद वाली नीतियां हैं, जरा एक बड़ी खबर मैं दिखा दूं। अभिषेक स्टैंड बाय, पीओके से बड़ी खबर। मुजफ्फराबाद में चीन के खिलाफ प्रदर्शन, बांध निर्माण के विरोध में चीन के खिलाफ प्रदर्शन। झेलम नदी पर चीन बना रहा है अवैध बांध। इमरान ने चीन से की है अरबों की डील। अभिषेक, पूरी जानकारी दीजिए इस खबर पर वेरी क्विकली। देखिए, ये पीओके में है, ये कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। $2.4 बिलियन की ये डील साइन हुई है, और इमरान खान और पाकिस्तान में चीन के राजदूत जब ये साइन हुआ था दोनों मौजूद थे। और यहाँ पर क्या है, जो चीन की नीति है नदियों का पानी रोकने का, झेलम और नीलम दोनों का पानी रोका जा रहा है, वहां स्थानीय लगातार विरोध हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो प्रस्ताव में उनका उल्लंघन करके रोका जा रहा है, और बड़े पैमाने पर करप्शन की बातें भी सामने आ रही है निशांत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि पीओके में नदियों का फ्लो रोकना, वहां के लोगों को तमाम दिक्कतें होना और उसमें मोटी कमाई, क्योंकि चीन के जितने भी निवेश है पाकिस्तान में, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत हो रहा है, उन तमाम सारे निवेश में करप्शन का मामला लगातार सिर उठाता जा रहा है। और आरोप लग रहे हैं कि इमरान खान खुद इसके बेनिफिशियरी हैं, और उसका जो उसका संकट है वो पीओके के लोगों को झेलना पड़ रहा है। आप जो जानकारी दे रहे हैं काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, यानी कि इमरान खान इसके बेनिफिशियरी हैं। हम सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने जो हमसे बातचीत की, समय निकाला। 2 चीजें साफ हैं, जनरल साहब ने सीधे ये कह दिया है कि चीन को हमने सरप्राइज एलिमेंट दिया है। मुनी साहब ने ये कहा है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और पुष्पेश जी ने जो एक बात कही है बड़ी महत्वपूर्ण है कि देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, डिप्लोमेसी के लेवल पर कुछ भी होता रहेगा। जो आपको सपोर्ट मिल रहा है विदेशों से, वो डिप्लोमेसी के लिहाज से ठीक है, लेकिन यहां पर आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। सुमित, एक्सेप्शनल वर्क आपका, बहुत शानदार जो आप ग्राउंड पर गए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले, दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने दिखाया दमखम। बड़ी खबर, चीन के विरोध के बावजूद अमेरिकी नौसेना का युद्ध अभ्यास। अमेरिकी एक्सरसाइज से बौखलाया चीन। अमेरिका का अभ्यास, चीन को सीधी चेतावनी। पूरे दक्षिण चीन सागर पर ड्रैगन ठोकता है अपना दावा। साउथ चाइना सी में चीन अमेरिका और के बीच में तनाव चरम पर, चीन और अमेरिका के बीच में। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें आप। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।